आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ड्स फॉलोड बाय प्रेपोजिशंस के बारे में। एक सेंटेंस में जब कोई वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, पार्टिसिपल होगा तो उसके बाद में प्रेपोजिशन आएगा या फिर नहीं आएगा। आएगा तो कौन सा प्रेपोजिशन आएगा उसके बाद में, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। छोटा सा वीडियो है तो डेफिनेटली पूरा वीडियो देखिए, दैट विल रियली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एक सेंटेंस में जब जो प्रेपोजिशन का जो प्लेसमेंट होता है वो कोई वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव या फिर पार्टिसिपल के बाद में कैसा होता है वो हम समझ लेंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द थार एकेडमी। आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम ऑल्सो, वहां पे भी आपको छोटे छोटे वीडियोस मिल जाएंगे दैट कैन रियली हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि इस वीडियो में सिर्फ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी जान चुका है कि प्रेपोजिशंस आखिर होते क्या है एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने पढ़े हैं प्रेपोजिशन के बारे में। तो कुछ वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव्स, पार्टिसिपल्स जो होते हैं हमेशा उनके बाद में एक पर्टिकुलर प्रेपोजिशन आता है। पर्टिकुलर इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल, Delhi's food is known for। कोई दिल्ली क्या है, known for। जब हम known बोलेंगे, दिल्ली is known, देन उसके बाद में for ही आएगा। for its taste, for its infrastructure, for its governance, for its schools। तो known के बाद में for आएगा। I am fond of old music। जब हम बोलेंगे मेरे को कुछ चीज पसंद है तो फॉन्ड के बाद में एडजेक्टिव है तो यहाँ पे ऑफ आएगा। आई एम फॉन्ड ऑफ ओल्ड म्यूजिक, आई एम फॉन्ड ऑफ गुड फूड, आई एम फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, कुछ भी फॉन्ड के बाद में यहाँ पे ऑफ ही आएगा। अनदर एग्जाम्पल, आई विल फॉरएवर बी इंडेटेड। यहाँ पे बी साइलेंट होगा, इंडेप्टेड नहीं है ये, इट इज इंडेटेड टू यू फॉर योर हेल्प। मैं तुम्हारी हेल्प के लिए हमेशा तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। तो यहाँ पे फॉर आ जाएगा, इंडेटेड फॉर। ठीक है। दिस इज डिराइव्ड आफ्टर डिडक्टिंग द टैक्स। तो ये डिराइव किसके बाद हुआ है, दिस इज डिराइव्ड आफ्टर डिडक्टिंग द टैक्स। तो इस तरीके से जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उनके बाद में कुछ ना कुछ पर्टिकुलर prepositions होते हैं जो आएंगे ही आएंगे if we are using them in a particular kind of sentences. Sometime a word take a certain preposition after it. एक context में वो एक preposition लेगा और दूसरे context में वो दूसरा preposition लेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया फर्स्ट पॉइंट में कि जिस काइंड का हम सेंटेंस बना रहे हैं उस काइंड के सेंटेंस में हमेशा एक ही प्रेपोजिशन आएगा, लेकिन जब हमारा कॉन्टेक्स्ट ही बदल गया, हमारा बेसिक कॉन्टेक्स्ट जो है जिस तरीके के हम सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो अलग अलग प्रेपोजिशन आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू अकोमोडेट माई सेल्फ टू सर्कमस्टांसेस। तो मुझे क्या करना है, मेरे को अकोमोडेट करना है सर्कमस्टांसेस के साथ में, तो अकोमोडेट टू आएगा। लेकिन हम इसको अगर दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बोले कि माय फादर अकोमोडेटेड मी विद अ लार्ज सम, मेरे फादर ने मुझे काफी अमाउंट दिया है। ठीक है, तो अकोमोडेट क्या मतलब किसी काम के लिए दिया है, मुझे जरूरत थी और ही हैज अकोमोडेटेड एंड ही हैज अकोमोडेटेड। तो मेरे फादर ने अकोमोडेटेड किया। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ये अलग है। जब मैं मेरे बारे में खुद मेरे बारे में बात कर रही हूँ तो अकोमोडेट टू आ जाएगा। जब फादर ने किया तो अकोमोडेट विद आ जाएगा। तो जब कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है तो उसके बाद यूज होने वाला जो प्रेपोजिशन है वो भी अकॉर्डिंगली बदल जाएगा। अनदर एग्जाम्पल, आई बेग टू डिफर विद यू ऑन दिस पॉइंट। तो मैं तुम्हारे से मेरे जो थॉट है वो डिफरेंट है इस पॉइंट पे तुम्हारे से, तो डिफर विद आ जाएगा। लेकिन जब हम बोले योर व्यूज डिफर फ्रॉम माइन इन मेनी वेज,
हम अगर इसको हम पैसिव फॉर्म में कर देंगे कि आई बेग टू डिफर विद यू, बट यहाँ पे क्या योर व्यूज डिफर फ्रॉम माइन इन मेनी वेज, तो यहाँ पे फ्रॉम आ जाएगा। आई एम रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस, मैं रिटायर्ड हूं फ्रॉम माई बिजनेस या फिर फ्रॉम बिजनेस, तो यहाँ पे रिटायर्ड फ्रॉम आ जाएगा अगर मैं मेरी बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन अगर हम इन जनरल बात करें तो इट्स टाइम टू बी रिटायर्ड इनटू प्राइवेट लाइफ, इनटू प्राइवेट लाइफ के बारे में तो प्राइवेट रिटायर्ड के बाद इनटू आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे जो वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं तो प्रेपोजिशन जरूर आएंगे उनके बाद में, लेकिन उनके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, उनके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से प्रेपोजिशन भी बदल जाएंगे। Some related words take different prepositions after them. कुछ रिलेटेड वर्ड, पहली बात तो रिलेटेड वर्ड्स क्या होते हैं? रिलेटेड वर्ड्स जिनका मीनिंग सिमिलर हो, राइट? जो बिल्कुल लगभग लगभग एक ही मीनिंग उनका निकलता हो। फॉर एग्जाम्पल, इट इज ऑल ड्यू टू हर एम्बिशन फॉर सक्सेस। उसका ये नाउन है, एम्बिशन यहाँ पे नाउन है कि ये उसकी एम्बिशन की वजह से उसको सक्सेस मिली है। लेकिन हम बोले ही इज एम्बिशियस ऑफ सक्सेस, तो ये एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे मीनिंग इनका जो है सिमिलर है, लेकिन उसके बाद का जो प्रेपोजिशन है वो डिफरेंट हो जाएगा। आई एम केपेबल ऑफ एनीथिंग, मैं कुछ भी करने के लिए केपेबल हूँ, सक्षम हूँ, तो केपेबल ऑफ आ जाएगा। ही डजंट हैव द रिक्विजिट कैपेसिटी फॉर दिस जॉब, उसके पास रिक्विजिट मतलब जिसकी जरूरत हो, कैपेसिटी नहीं है इस जॉब के लिए, तो यहाँ पे फॉर आ जाएगा। केपेबल और कैपेसिटी का मीनिंग सिमिलर है, लेकिन प्रेपोजिशन उसके बाद में डिफरेंट हो जाएगा। तो ये जो केपेबल, कैपेसिटी, ये क्या हो जाएंगे? रिलेटेड वर्ड्स। आई हैव ग्रेट कॉन्फिडेंस इन हिज असिस्टेंट, मुझे उसके असिस्टेंट पे बहुत कॉन्फिडेंट है, तो कॉन्फिडेंस इन आ जाएगा। लेकिन अगर हम बोले ही इज क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, वो अपनी सक्सेस के लिए काफी कॉन्फिडेंट है, तो कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंट रिलेटेड वर्ड है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद में प्रेपोजिशन अलग आ जाएगा डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। समटाइम व्हाट हैपन इज, जो वर्ब होता है उसके बाद में प्रेपोजिशन आता है, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि वर्ब के बाद में प्रेपोजिशन ही ना आए, और दोनों केस में जरूरी नहीं है कि मीनिंग सेम हो, मीनिंग उसका बदल भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ही कॉल दैट मीन, वो उसको क्या बुलाता है? ये वर्ब है, कॉल हमारा वर्ब है, दैट हमारा प्रेपोजिशन प्रोनाउन है, तो वर्ब के बाद में क्या आ रहा है? प्रोनाउन। वो उसको क्या बुलाता है? मीन, मतलब मतलबी, ठीक है। आई कॉल्ड ऑन हिम एट हिज होम, तो यहाँ पे वर्ब के बाद में प्रेपोजिशन आ रहा है, लेकिन मीनिंग अलग है। द इंस्पेक्टर सर्च्ड द हाउस ऑफ द कल्प्रेट, यहाँ पे क्या है? वर्ब के बाद में आर्टिकल आ रहा है, हमारा वर्ब है और उसके बाद में है आर्टिकल, तो इंस्पेक्टर ने सर्च किया कल्प्रेट का घर, ठीक है। लेकिन अगर हम बोले आई सर्च्ड फॉर द कप एवरीवेयर, यहाँ पे सर्च के बाद में क्या आ जाएगा? हम किसी चीज को ढूंढ रहे हैं तो वी सर्च्ड फॉर, आई सर्च्ड फॉर द कप एवरीवेयर। आई मेट हिम यस्टरडे, आई मेट हिम, अगेन यहाँ पे वर्ब के बाद में क्या है? हिम हमारा प्रोनाउन है, तो वर्ब नहीं, वर्ब के बाद में प्रेपोजिशन नहीं आ रहा है। एंड ही नीड फॉर, हिज नीड फॉर हेल्प इज met with a poor response, हमारे वर्ब के बाद में क्या आ रहा है? प्रेपोजिशन आ रहा है। तो इस तरीके से पॉसिबल है कि वर्ब के बाद प्रेपोजिशन आए और या फिर वर्ब के बाद प्रेपोजिशन ना आए, मीनिंग अलग हो सकता है। डोंट यूज इंफिनेटिव, इंफिनेटिव क्या होता है? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, और ज्यादातर ये प्रिसीड करता है टू को, तो हमको इन्फिनेटिव यूज नहीं करना है कुछ वर्ड्स के बाद में। इनफैक्ट वो जो वर्ड्स होंगे उनके बाद में ज्यादातर जो जरंड जिसको हम बोलते हैं या फिर वर्बल नाउन जिसको बोलते हैं आईएनजी फॉर्म में होता है, वो हमको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल,
आई डू नॉट बिलीव इन पैम्परिंग चिल्ड्रन टू मच। तो यह बिलीव के बाद में क्या आएगा, इन के बाद में हमको इन यहाँ पे प्रेपोजिशन आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टू पैम्पर जिसको अगर हम बोलते थे वो नहीं आएगा। टू पैम्पर इज रॉन्ग, आई डू नॉट बिलीव टू पैम्पर रॉन्ग होगा। इनफैक्ट हमको जरंड यूज करना है जिसको हम वर्बल नाउन बोलते हैं। आई डू नॉट बिलीव इन पैम्परिंग चिल्ड्रन टू मच। आई एम बेंट ऑन अटेंडिंग द मीटिंग, मतलब मैं बिल्कुल रेडी हूं मीटिंग अटेंड करने के लिए। बेंट के बाद में ऑन आ रहा है, टू अटेंड नहीं है यहाँ पे, बेंट ऑन अटेंडिंग। अटेंडिंग हमारा यहाँ पे जरंड है, दैट इज वर्बल नाउन। वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में जो है एंड बीइंग यूज्ड एज अ नाउन इन द सेंटेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, जरंड या फिर वर्बल नाउन। He has hardly any chance of succeeding, उसको hardly कोई चांस है सक्सीड होने का। He is desirous of visiting Jaipur, अगेन यहाँ पे सब जगह देखिए हमारे preposition के बाद में जो है gerund का इस्तेमाल किया जा रहा है, ना कि infinitive का, ना कि base form of verb। He despaired of achieving his goal, वो hopeless है कि उसका goal achieve हो जाएगा, तो achieving यहाँ पे अगेन gerund है। समटाइम बोथ कंस्ट्रक्शंस आर अलाउएबल, मतलब हमको जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ वर्ड्स के बाद में टू बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको हम इन जनरल क्योंकि टू जो है हमेशा जरूरी नहीं है इन्फिनेटिव से पहले आए, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इन्फिनेटिव होगा ये जरूरी है। कंडीशंस होती हैं कब टू आएगा कब नहीं आएगा, उसका आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो प्लेलिस्ट में आप जाके सारे चैप्टर्स सीरियल वाइज देख सकते हैं, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हमने प्रीवियस पॉइंट में देखा कि कुछ वर्ड्स के बाद में जो हमारा इन्फिनेटिव उसको यूज नहीं करना है, बट इट इज पॉसिबल, कहीं कहीं पे ऐसा पॉसिबल है कि हम दोनों कंस्ट्रक्शन यानी कि हमारा जो इन्फिनेटिव और जरंड दोनों हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अफ्रेड ऑफ टेलिंग द फैक्ट, मैं डर रही हूँ फैक्ट जो फैक्ट है उसको बताने के लिए, तो ये हमारा क्या हो गया, जरंड हो गया अफ्रेड के बाद में। आई एम अफ्रेड टू टेल द फैक्ट, अगेन देखो बाकी जो वो हमारा जो सेंटेंस है वो एग्जैक्टली सेम है, तो सेम जगह पे ऑफ टेलिंग भी आ सकता है, टू टेल भी आ सकता है, तो बोथ कंस्ट्रक्शंस दोनों तरीके से अलाउड है। She at last got the chance of meeting him, at last उसको चांस मिल गया उसको मीटिंग करने का। She at last got the chance to meet him, दोनों कंस्ट्रक्शन अलाउड है, यहाँ पे जरंड वाली भी अलाउड है एंड इन्फिनेटिव वाली भी अलाउड है। कुछ वर्ड होते हैं ऑलवेज टेक इन्फिनेटिव आफ्टर देम, जैसे कि जरंड ले रहा था उसके बजाय में कुछ वर्ड्स के बाद में हमेशा इन्फिनेटिव ही आएगा, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इन जनरल प्रीसीडेड बाय टू। फॉर एग्जाम्पल, आई रिफ्यूज टू वॉक एनीथिंग फर्दर, मैं और आगे जाने से आई कैन नॉट वॉक, सिंपली आई कैन नॉट वॉक, आई कैन नॉट चल नहीं सकती। तो टू वॉक यहाँ पे बेसिकली रिफ्यूज के बाद तो टू आ रहा है अगर हम प्रेपोजिशन की बात करें तो, लेकिन यहाँ पे इन्फिनेटिव का ही इस्तेमाल होना चाहिए, यानी टू के बाद भी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ही आना चाहिए। आई एक्सपेक्ट टू मीट द स्टैंडर्ड्स, मैं जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको एक्सपेक्टेशंस मुझसे ऐसी है कि मैं स्टैंडर्ड्स को मीट करूं, तो आई एक्सपेक्ट टू मीट द स्टैंडर्ड्स। इट इज हार्ड टू गेट एक्सेस टू हिम, बहुत मुश्किल है उसको मिल पाना, उसको मिलने की एक्सेस जो पॉसिबिलिटी है वो काफी कम है क्योंकि अलाउ ही नहीं करते हैं, तो हार्ड टू गेट यहाँ पे प्रेपोजिशन के बाद में बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि इन्फिनेटिव। प्रेपोजिशन समटाइम इंसर्टेड व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड, कभी कभी जबरदस्ती उनको एक सेंटेंस में डाल देते हैं। कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल, वेयर हैव यू बीन, नॉर्मली हम एक नॉर्मल सेंटेंस में बोल सकते थे तुम वेयर हैव यू बीन, लेकिन कभी कभी जबरदस्ती घुसा देते हैं, बट माइंड दैट ये सेंटेंस गलत नहीं है, तो वेयर हैव यू बीन टू
भी करेक्ट होगा। माई एल्डेस्ट सन इज अ बॉय ऑफ अबाउट 18 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पे ऑफ की जरूरत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती उसको वहां पे डाल देते हैं, जैसे कि जो मेरे माई एल्डेस्ट सन इज ऑफ अबाउट 18 ईयर्स के बजाय अगर हम यहाँ पे ऑफ नहीं भी यूज करते तो भी हमारा सेंटेंस करेक्ट होता। आफ्टर हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट होम। तो आफ्टर की जरूरत नहीं है, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट होम भी करेक्ट सेंटेंस बनता था। जो वर्ब होते हैं डिस्कस, ऑर्डर, स्ट्रेस, ये जो 3 वर्ब हमारे पास हैं, ठीक है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जो हमारे सब्जेक्ट का एक्शन ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर कर रहा है। तो यहाँ पे जो वर्ब यूज किया जाएगा वो होगा ट्रांजिटिव वर्ब। तो डिस्कस, ऑर्डर, स्ट्रेस, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। देयरफॉर दे आर नॉट अलाउड टू हैव प्रेपोजिशन आफ्टर दैट, क्योंकि उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर करा, तो ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी एक सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे कि वी डिस्कस अ टॉपिक, आर्टिकल है और यहाँ पे आर्टिकल है कि हम ये नहीं बोलेंगे वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक। तो यहाँ पे उसके बाद में, डिस्कस के बाद में प्रेपोजिशन नहीं आ रहा होगा। ऑर्डर टी, तो हम कभी बोलेंगे तो ऑर्डर टी आएगा, उसके बाद में डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आ जाएगा, नॉट ऑर्डर फॉर टी। तो यहाँ पे फॉर, अबाउट इस तरीके के प्रेपोजिशन नहीं आएंगे। हम बोलेंगे कि स्ट्रेस अ पॉइंट, तो यहाँ पे अगेन आर्टिकल है, हम स्ट्रेस ऑन अ पॉइंट नहीं बोलते, स्ट्रेस अ पॉइंट बोलेंगे। सो दैट्स इट गाइस, दैट इज फॉर इट, दैट्स अबाउट दिस चैप्टर। अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट है, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे एंड कहीं ना कहीं आपका जो अंडरस्टैंडिंग है कि किस टाइप के प्रेपोजिशन यूज होने चाहिए, किस टाइप के प्रेपोजिशन नहीं यूज होने चाहिए, कब जेरेंड आएगा, कब इंफिनिटिव आएगा। तो आई सी यू। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एज वेल। I'll see you very, very soon with another video. Till then, take care of yourself and bye bye.